स्वागत है आपका श्री आदि के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रदीप कुमार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, जिसके हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 है, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद क्या होता है? भ्रूण कोश को ही मादा युग्मकोद्भिद बोला जाता है। भ्रूण कोश का जब विकास होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं। और परागकणों का विकास होता है तो उसे बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। मादा युग्मकोद्भिद मतलब भ्रूण कोश का विकास, और नर युग्मकोद्भिद मतलब परागकण का विकास। ठीक है, तो युग्मकोद्भिद के 7 कोशिकीय व 8 केंद्र की प्रकृति की व्याख्या करें। कहने का मतलब मादा युग्मकोद्भिद का चित्र बनाना है, और चित्र मतलब आपको किसका बनाना है? भ्रूण कोश का बनाना है, क्योंकि भ्रूण कोश का विकास होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? मादा युग्मकोद्भिद बोलते हैं। तो ये तो इसका चित्र है। पहले तो बोला था साफ सुथरा चित्र बनाइए। ठीक है, उसके बाद में क्या है यहाँ पर चित्र में देखो, यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैंने एक नाम नहीं लिखा, ऊपर तो है निभांगी सिरा। यह आपकी प्रतिमुख कोशिकाएं। मैंने पीछे वाली वीडियो में क्वेश्चन बताया था कि भ्रूण कोश का निर्माण वो कैसे होता है, भ्रूण कोश कैसे बनता है। बीच में ध्रुवीय केंद्रक है। ये ऊपर वाली जो कोशिका है वो केंद्रीय कोशिकाएं आपकी है। ठीक है, और नीचे वाली वो कौन सी है? अंडकोशिकीय कोशिकाएं हैं। ठीक है, अंडकोशिकीय कोशिका या अंडकोशिका डायरेक्ट बोल सकते हो आप। और नीचे जो आपको ये और ये जो दिख रहे हैं ना यहाँ पे, इसे बोलते हैं अपन फिलीफार्म उपकरण। क्या बोलते हैं? फिलीफार्म उपकरण। फिलीफार्म उपकरण। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको दिख रही है, नीचे वाली फिलीफार्म उपकरण है। आगे बात समझ में? आगे देखो, ये तो चित्र हो गया। पहले तो बोला था साफ सुथरा चित्र बनाइए, और फिर व्याख्या भी कीजिए कि किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से बने गुरु बीजाणुओं में से केवल एक क्रियाशील रहता है। जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, उसके अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन से क्या होता है कि वहाँ पर कुछ गुरु बीजाणु बनते हैं जिनमें से केवल एक ही क्रियाशील रहता है। ठीक है, 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, 4 में से एक तो क्रियाशील रहता है, बाकी 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। यही क्रियाशील गुरु बीजाणु 3 बार समसूत्री रूप से विभाजित होकर 8 केंद्रीय भ्रूण कोश बनाता है। और यही क्या होता है? 8 केंद्रीय भ्रूण कोश बनाता है। मेन तो क्वेश्चन इतना ही है। ठीक है, इतना ही यहाँ तक क्वेश्चन। लेकिन अगला बोल रहा है कि व्याख्या भी कीजिए, तो व्याख्या भी साथ साथ में करनी, तो डिटेल से बताएंगे। इस प्रकार का भ्रूण कोश अधिकांश आवर्तबीजी पौधों में पाया जाता है। आवर्तबीजी कौन से होते हैं? जिन पौधों के बीज फलों के अंदर होते हैं ना, वो पौधे आवर्तबीजी कहलाते हैं। इस प्रकार का भ्रूण कोश अधिकांश आवर्तबीजी पौधों में पाया जाता है। इसे सामान्यतः भ्रूण कोश कहा जाता है। इससे क्या बोला जाता है? सामान्यतः भ्रूण कोश कहा जाता है। सर्वप्रथम इसे पोलीगोनम डाइवेरिकेटस पौधे में देखा गया है। पौधे की प्रजाति है पोलीगोनम। ठीक है, जिसका पौधा डाइवेरिकेटस इस पौधे में देखा गया था। अतः यह पोलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश है। इसे कौन सा भ्रूण कोश दिया गया है? पोलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश दिया गया है। आगे देखो, इसमें बीजांड द्वार की ओर एक अंडकोशिका व 2 सहायक केंद्रक होते हैं। बीजांड द्वार, बीजांड द्वार कौन सा होता है? ये पूरा का पूरा सिस्टम बीजांड में बनता है। भ्रूण कोश जो बनता है ना, भ्रूण कोश, वो आपका बीजांड में बनता है। तो बीजांड द्वार की ओर बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, नीचे अपन बात क्या कर रहे हैं कि इसमें बीजांड द्वार की ओर अंडकोशिका व 2 सहायक कोशिका से बना एक अंडोपकरण है। विपरीत सिरे की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं होती है। ये तो फिलीफॉर्म उपकरण है, जिसे अंडोपकरण भी बोलते हैं। ठीक है, ये फिलीफॉर्म उपकरण जिसे अंडोपकरण भी बोलते हैं। इसके जस्ट सामने क्या है? निभांगी सिरा है। यहाँ पर क्या होती है? प्रतिमुख कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं होती है? प्रतिमुख कोशिकाएं होती है। फिर आगे देखो क्या है। विपरीत सिरे की ओर 3 प्रतिमुख कोशिकाएं तथा बीच की एक केंद्रीय कोशिका में दो ध्रुवीय केंद्र होते हैं। अर्थात ये 7 कोशिकाएं व 8 केंद्रीय होता है। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या बोल रहा है। 7 बोल रहा है कि उन्मील परागकण पुष्पों से क्या तात्पर्य है? क्या उन्मीलीय? ठीक है, उन्मीलीय एक है अनुन्मीलीय। ठीक है, परागणी पुष्पों में परागण संपन्न होता है। अपने उत्तर की तर्क सहित व्याख्या करिए। पहले तो बताना उन्मील परागणी पुष्प से क्या तात्पर्य। तो देखो, इसकी परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। यह सामान्य पुष्प की तरह ही होते हैं। ये सामान्य पुष्प की तरह ही होते हैं। ठीक है, जिनमें परागकोश और वर्तिकाग्र खुले होते हैं। परागकोश और वर्तिकाग्र खुले होते हैं। जैसे अपने घर में जो नॉर्मल पुष्प होते हैं, बेलों के पुष्प है। ठीक है, कोई भी फूल का पौधा है तो उसका फूल है,
उसके जो पुष्प होते हैं, उसके जो फूल होते हैं वो सामान्य खुले होते हैं। तो खुले फूल को, जो ऊपर से खुला फूल होता है ना, उसे तो बोलते हैं उन्मील, ठीक है। और जो बंद फूल होता है ऊपर से, उसे क्या बोलते हैं, अनुन्मीलीय बोलते हैं। तो खुले फूल को उन्मील और बंद फूल को अनुन्मील, ठीक है। तो यहाँ पर पहले उन्मील फूल की बात कर रहे हैं अपन, पुष्प की बात कर रहे हैं। यह पुष्प की तरह ही होता है, सामान्य पुष्प की तरह होता है, जिसमें परागकोश व वर्तिकाग्र खुले होते हैं। यह साधारण खिलने वाले पुष्प होते हैं। साधारण खिलने वाले मतलब जो नॉर्मल अपने घरों में खिलते हैं वो पुष्प होते हैं। फिर आगे, अनुन्मीलीय परागणी पुष्प कभी न खुलने वाले पुष्प है। ये कभी खुलते नहीं, बंद ही रहते हैं। ये पुष्प हमेशा ही बंद रहते हैं, इसलिए इनके परागकोशों से परागकण किसी दूसरे पुष्प तक नहीं जा सकते हैं, और न ही ये पुष्प दूसरे पुष्प के परागकणों को ग्रहण कर सकते हैं। यानी उन्मील पुष्प कौन से होते हैं, जो खुले रहते हैं और जो अपने परागकण दूसरों पर डाल सकते हैं और दूसरों के परागकण खुद पर ले सकते हैं। लेकिन जो अनुन्मीलीय होते हैं ना, वो क्या होते हैं, बंद पुष्प होते हैं। ना तो वो क्या करते हैं, किसी दूसरे का परागकण लेते हैं, ना किसी दूसरे को देते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, वास्तव में अनुन्मीलियता स्वपरागण सुनिश्चित करने की एक युक्ति है। प्रश्न नंबर 8, पुष्पों द्वारा स्वपरागण को रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्य नीतियों का विवरण दे। स्वपरागण को कौन कौन सी कार्य है, तो स्वपरागण किसे बोलते हैं, जिसमें क्या होता है, खुद के पुष्प के परागण या तो उसी पुष्प पर गिर जाते हैं या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प पर गिर जाते हैं। तो खुद के परागण जब खुद पर ही गिरते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, स्वपरागण बोलते हैं। अब इसको रोकने की 2-3 विधि हैं। वो विधियाँ कौन सी है, देखो यहाँ पर बोला गया है कि पहली विधि है भिन्न कालपकवता, ठीक है, भिन्न कालपकवता है। इस विधि में परागकोशों से परागकणों की मुक्ति के समय व वर्तिकाग्र की गृहता के समय में परागकोश व वर्तिकाग्र अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। यानी जब पुष्प में जनन का टाइम आता है ठीक है, तो परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। लेकिन ये जो विधि है, इस विधि के अनुसार क्या है कि जो परागकण और वर्तिकाग्र है ना, ये तो परागकोश और वर्तिकाग्र, ये अलग अलग टाइम पर परिपक्व होते हैं। सेम टाइम पर यदि परिपक्व हो जाते हैं तो जनन हो जाता है, परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं और वर्तिकाग्र में क्या बन जाता है, आगे जाकर वो बीज या फल के रूप में विकसित हो जाता है। लेकिन जब परागकण परिपक्व होते हैं, ठीक है, तो आपके जो वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं होते हैं इस विधि में, और यदि वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाती है तो आप बोल सकते हो कि परागकण या पुंकेसर परिपक्व नहीं होते हैं। अतः यह स्वपरागण नहीं हो पाता है। यह 2 प्रकार की होती है। पहला प्रकार आपका कौन सा है, पहला प्रकार आपका, इसमें 2 प्रकार होते हैं। एक तो पुपूर्वता, इसमें परागकण वर्तिकाग्र के घरा होने से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं। इसमें पहले परागकण क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, और फिर परिपक्व होकर क्या होते हैं, ये जो वर्तिकाग्र है ये बाद में परिपक्व होता है, कुछ दिनों बाद में, तब तक परागकण परिपक्व होकर खत्म हो जाते हैं, तो इसमें जनन नहीं हो पाता है। जैसे साल्विया और सूरजमुखी का फूल, ठीक है। सेकंड आपका है, सेकंड देखो आपका क्या है, सेकंड आपका 2 नंबर है स्त्री पूर्ववर्ता। ये वह है स्त्री पूर्ववर्ता। इस अवस्था में वर्तिकाग्र परागकणों के परिपक्वन से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं। इसमें तो क्या होता है, पहले पूर्ववर्ता में तो क्या होता है, पहले परागकण परिपक्व होते हैं, ठीक है, तब तक वर्तिकाग्र परिपक्व नहीं होता है, तो उसमें जनन नहीं हो पाता। जनन के लिए दोनों को दोनों सेम टाइम में परिपक्व होना पड़ता है, दोनों को एक ही टाइम में परिपक्व या पकना पड़ता है। इसमें तो क्या होता है, परागकण पहले पकते हैं, इसमें आपका वर्तिकाग्र पहले पकता है। जैसे रेनकुलस एक पौधा होता है, उसकी बात हो रही है। ये पहली विधि थी, ठीक है, इसमें स्वपरागण नहीं होता है। सेकंड विधि क्या अपनी, यह है एकलिंगता। पपीता, खजूर आदि पौधों में नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर स्थिर होते हैं। इन पौधों में बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 की। स्व अयोग्यता क्या है। स्व अयोग्यता वाली प्रजातियों में स्वपरागण प्रक्रिया बीज निर्माण तक क्यों नहीं पहुंच पाती है। यानी स्व अयोग्यता में, ठीक है, बीज निर्माण क्यों नहीं हो पाता है, कारण बताना आपको। तो पहले मैं बता दूं, स्व योग्यता के 3-4 नाम है। पहले तो है स्व असंगतता, स्व अनिश्चितता, स्व बंध्यता, और वापस इसका चौथा नाम है स्व अयोग्यता। तो इसके 4 नाम हो गए, 1, 2, 3 और 4। तो स्व अयोग्यता इस प्रकार की आनुवंशिकता प्रक्रिया है जो अंतःप्रजनन, ठीक है, अंतःप्रजनन का मतलब जनन को रोकने का कार्य करती है। ये रोकने का काम करती है, ठीक है, जनन नहीं होने देती है पुष्पों में। इस प्रक्रिया में किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर उसी पुष्प के परागकण अथवा, ठीक है, उसी पौधे पर स्थित किसी अन्य पुष्प के परागकण का या तो अंकुरण ही रुक जाता है, ठीक है, यानी पौधों में जो परागकण होते हैं फूलों में, उनका अंकुरण रुक जाता है, परागकण बनते ही नहीं है, अथवा बन जाते हैं तो क्या होता है, अथवा परागनलिका की वृद्धि बाधित हो जाती है। और बन भी जाते हैं तो परागनलिका होती है ना, जो वर्तिकाग्र से लेकर बीजांड तक जुड़ी रहती है, ठीक है, उसकी क्या होती है, वृद्धि रुक जाती है, वो बाधित हो जाती है बीज से,
कहीं रुक जाती है, तो जिससे क्या होता है आपके जो परागकण हैं वो वर्तिकाग्र से परागनली से होते हुए तो मादा युग्मक तक मिलते हैं, तो उसकी वृद्धि रुक जाती है परागनलिका की। सीधे शब्दों में यह स्वपरागण को सफल न होने देने की प्रक्रिया है। स्व अयोग्यता क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो स्वपरागण को सक्सेस नहीं होने देती है, सफल नहीं होने देती है। यही क्वेश्चन थोड़ा सा आगे है, आगे और देखो, आगे हैं बीज बनने के लिए निषेचन की आवश्यकता होती है। तो आपको ही पता है बीज बनने के लिए क्या होता है कि जो मादा युग्मक है उस तक नर युग्मक को पहुंचना होता है बीज बनने के लिए। पुष्पीय पौधों में परागण के बाद नर युग्मक को मादा युग्मक के पास तक लाने का कार्य परागनलिका करती है। कौन करती है? परागनलिका करती है। परागनलिका द्वारा नर युग्मक को मादा युग्मक के पास पहुंचाना क्या कहलाता है? साइफोनोगेमी कहलाता है। अब आपको पता है कि नर युग्मक क्या होता है? परागकण से नर युग्मक निकलता है, नर युग्मक कहाँ तक जाता है? मादा युग्मक तक जाता है। तो नर युग्मक जब मादा युग्मक तक पहुंचता है तो इसे क्या बोलते हैं? साइफोनोगेमी कहते हैं, या साइफोनोगेमी चीज कहलाती है। निषेचन न होने के लिए साइफोनोगेमी पर रोक लगने के कारण बीज निर्माण संभव नहीं हो पाता है। और निषेचन नहीं होगा तो भाई भ्रूण भी नहीं बनेगा, अपन डायरेक्ट बोल सकते बीज भी नहीं बनेगा। और निषेचन न होने के लिए क्या होता है? साइफोनोगेमी पर रोक लगाने के कारण बीज निर्माण संभव नहीं हो पाता है। आगे 10वां क्वेश्चन है, बैंकिंग बोरा स्राव या थैली लगाना तकनीक क्या है? पादप जन्म कार्यक्रम में वह कैसे उपयोगी है? देखो बैंकिंग या बोरोस्राव चीज क्या होती है? ये होती है कि कोई भी पुष्प होता है उसमें क्या होता है, उसके जो पुंकेसर होते हैं ना उसको तोड़ दिया जाता है या परागकोश को तोड़ दिया जाता है, जिससे उस पुष्प में सिर्फ मादा युग्मक बचता है, जिसे अपन बोलते हैं जायांग बोल सकते हैं या स्त्री केसर बोल सकते हैं। तो उस पर एक बटर पेपर की थैली लगा दी जाती है। क्यों लगा दी जाती है? क्योंकि उसमें एक अच्छे किस्म के परागकण को छोड़ दिया जाता है और फिर उस पर थैली लगा दे ताकि किसी दूसरे पुष्प के परागकण उस पर ना आ सके। तो इसलिए उस पर एक बटर पेपर की थैली लगाई जाती है, जिसका आंसर ये। जब विशिष्ट गुणों से युक्त संकर किस्म तैयार की जाती है, यानी कि अच्छी संकर किस्म, अच्छी फसल या बोल सकते हैं अच्छे बीज तैयार किए जाते हैं, तब मादा पुष्प के पुंकेसर हटाकर, मादा पुष्प के पुष्प होता है ना आपका पुष्प, उसके पुंकेसर हटा दिए जाते हैं तो सिर्फ वो मादा पुष्प कहलाता है, फिर उसमें मादा ही होते हैं। उस पर पतले बटर पेपर की थैली बनाकर उसे ढक दिया जाता है ताकि कोई भी अवांछित परागण, अवांछित लोग दूसरा परागण उस पर न गिर सके। यह प्रक्रिया बैंकिंग कहलाती है। पादप जनन कार्यक्रम में इस विधि से उत्तम संकर जातियाँ गुणों युक्त तैयार की जाती है। ठीक है, यानी इससे क्या होता है आपकी जो पादप जनन कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर क्या होता है कि इनमें अच्छी किस्में तैयार की जाती है। कैसे कि एक पुष्प है उसके पुंकेसर को तोड़ दिया जाता है और उस पर जो उसका जो मादा भाग होता है जिसे अपन जायांग बोलते हैं, स्त्रीकेसर बोलते हैं, वर्तिकाग्र बोलते हैं, उस वर्तिकाग्र पर एक अच्छे किस्म के परागकण लाकर छोड़ के उसे पैक कर दिया जाता है थैली से, ताकि दूसरे पुष्प के परागकण उस पर न आए। तो इसे अपन बैंकिंग बोरोस्राव या थैली लगाना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, त्रिस्लेन क्या है? यह कहाँ और कैसे संपन्न होता है? त्रिस्लेन में सम्मिलित यूक्लियाई का नाम बताइए। यानी त्रिस्लेन में क्या चीज़ें होती हैं उनका नाम बताना है। तो पहले देखो त्रिस्लेन होता क्या है। यहाँ पर दे रखा है कि अगुणित केंद्रकों का सलेन त्रिस्लेन कहलाता है। अगुणित का मतलब एक तो अलग केंद्र बोल सकते हैं जिसे मादा युग्मक बोलते हैं, और दो केंद्रक मिलते हैं दूरवीय केंद्र, जिससे तीन केंद्र साथ में मिल जाते हैं, तीन केंद्रों का सलेन त्रिस्लेन कहलाता है। या बोल सकते हैं अगुणित केंद्रों का सलेन त्रिस्लेन कहलाता है। त्रिस्लेन भ्रूण कोश में संपन्न होता है। ये पूछा है कि कहाँ संपन्न होता है, तो भ्रूण कोश में संपन्न होता है। भ्रूण कोश के केंद्र में दो पूर्वीय केंद्र उपस्थित होते हैं। एक नर युग्मक परागनली से मुक्त होकर इनकी तरफ गति करता है, वह इसके साथ युग्मित होकर त्रिगुणित संरचना बनाता है जो प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्र कहलाती है। अतः इसमें सम्मिलित केंद्र, अगले ने पूछा था इसमें सम्मिलित यूक्लियाई कौन कौन सी है, तो यह है कि एक तो नर युग्मक होता है और दो दूरवीय केंद्र होते हैं। तीन चीज मिल गई और तीन मिलते त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक बनाता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? त्रिशल्यन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक निषेचित बीजांड में कुछ समय की युग्मनज प्रस्तुति के बारे में आप क्या सोचते हैं? युग्मनज प्रस्तुति किसे कहते हैं? मादा युग्मक और नर युग्मक मिलते हैं ना, तो एक युग्मनज एक थोड़ा सा निषेचन हो जाता है। ठीक है, एक निषेचन हो जाता है। और ये निषेचन क्या करता है आपका? ये निषेचन है वो भ्रूण कोश या बोल सकते हैं बीजांड में काफ़ी टाइम तक रहता है। काफ़ी टाइम का मतलब निश्चित टाइम होता है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे, इस टाइम तक वो रहता है। ठीक है, तो ये युग्मनज की प्रस्तुति का मतलब है कि जब नर और मादा दोनों मिल जाते हैं तो वो एक युग्मनज बनाते हैं। ठीक है, युग्मनज बनाने के बाद में क्या होता है कि वो कुछ समय तक वहाँ पर रुकते हैं। तो उसको रुकने का क्या कारण है? ठीक है,
और उसके बारे में आपको थोड़ा बताना है। तो एक निश्चित बीजांड में कुछ समय के लिए युग्मनज का प्रस्तुतिकरण अवस्था में रहना पुष्पीय पौधों का एक विशिष्ट अनुकूलन है, कि ये हर पौधे में रहता है। एक विशिष्ट अनुकूलन एक निश्चित गुण है। हर पौधे में ऐसा होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक कुछ समय के लिए एक जगह रुकते हैं, क्योंकि जब तक भ्रूणकोश का उत्तक कुछ मात्रा में बन नहीं जाता, भ्रूणकोश बनता है, जैसे नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो भ्रूणकोश बनना स्टार्ट हो जाता है। तथा युग्मनज विभाजित नहीं होता है। युग्मनज के विभाजित होते ही भ्रूणकोश से उसे निरंतर पोषण प्राप्त होता रहता है, और जैसे भ्रूणकोश बनता है और भ्रूणकोश बनते भ्रूणकोश से उस युग्मनज को निरंतर पोषक मिलता रहता है और वो विभाजित होकर आगे प्रोसेस अपनाता है। अगर युग्मनज में प्रस्तुति नहीं होती है, यानी वो नहीं रुकता है और वह भ्रूणकोश वृद्धि के बिना ही विभाजित होने लगता है और भ्रूणकोश के बिना ही विभाजित होने लगता है, तो संभवतः वो पोषण के अभाव में उसकी वृद्धि रुक जाती है और वह नष्ट हो जाता है। भ्रूणकोश ही क्या करता है, आपकी युग्मनज का पोषण प्रदान करता है, और वो क्या करेगा, भ्रूणकोश के बने बगैर ही डायरेक्ट अगर विभाजित होता है तो उसको पोषण नहीं मिलेगा, और पोषण नहीं मिलेगा तो वो आपका युग्मनज है वो नष्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। बाकी पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट पार्ट में।